दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जब संजय सिंह को पेश किया गया तो दोनों पक्षों की ओर से जबरदस्त दलील रखी गई। ईडी ने दिनेश अरोड़ा के बयान का हवाला देते हुए कहा कि संजय सिंह के आवास पर 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जबकि संजय सिंह के वकील मोहित माथुर ने कहा कि जिस दिनेश अरोड़ा के बयान को गिरफ्तारी का आधार बताया जा रहा है उसकी खुद की विश्वसनीयता ही संदेह में है। ईडी ने यह भी कहा कि दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने 2 करोड़ नकद संजय सिंह के घर पर सर्वेश मिश्रा को दिया। इसके जवाब में संजय सिंह की ओर से कहा गया कि उनके घर से ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे आरोप साबित होता हो। संजय सिंह की ओर से यह भी कहा गया कि दिनेश अरोड़ा का 10 बार बयान हुआ, उसने मेरा नाम नहीं लिया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना बयान बदल दिया। इस पर ईडी ने दिनेश अरोड़ा के बयान का जिक्र किया और बताया कि उसने पहले संजय सिंह का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो प्रभावशाली व्यक्ति हैं और दिनेश अरोड़ा को धमकी दी गई थी। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने देश भर में आज विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और पार्टी नेता संजय सिंह को रिहा करने की मांग की। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। कई आप कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं उनको फिलहाल यहाँ से हटाया जा रहा है। मुंबई में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने ईडी दफ्तर के बाहर विरोध जताया। आम आदमी पार्टी द्वारा एक बार फिर ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की जा रही है और इस बीच जो मुंबई पुलिस के कांस्टेबल्स हैं वो उन्हें यहां पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पुणे में भी आम आदमी पार्टी के समर्थक संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरे। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा कि संजय सिंह को किस आधार पर गिरफ्तार किया गया, जांच एजेंसी इसके सबूत दे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह की गिरफ्तारी इसलिए की गई क्योंकि वो पीएम मोदी के भ्रष्टाचार पर लगातार आवाज उठा रहे थे। 15 महीने की जांच के बाद 500 से ज्यादा अफसर लगाने के बाद आज ईडी ने मान लिया है कि उनके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई भी प्रमाण नहीं है। उन्होंने अभी से ये मान लिया है कि उनके पास संजय सिंह के खिलाफ भी कोई प्रमाण नहीं है। आम आदमी पार्टी ने चुनौती देते हुए कहा है कि संजय सिंह के घर से 1 रुपया भी भ्रष्टाचार का मिला हो तो देश के सामने सबूत रखे जाएं। कि भारतीय जनता पार्टी के सारे दबाव, सारे प्रभाव, सारे तिन तिकड़म के बाद भी आम आदमी पार्टी को झुका नहीं सकते। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2024 तक केंद्र सरकार कई विपक्षी नेताओं को जेल में डालेगी ताकि कोई जनता के हित की बात न कर सके। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ संग्राम छेड़ रखा है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आज दिल्ली में राजघाट पर पहुंचे और शांतिपूर्ण धरना दिया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करने आए हैं। दिल्ली वासियों को इस सरकार से जल्दी निजात मिले और आम आदमी पार्टी के नेता जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उनको बापू प्रेरणा बनकर सद्बुद्धि प्रदान करें। बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी संजय सिंह की गिरफ्तारी को आने वाले चुनावों से जोड़ते हुए बदले की भावना से की गई कार्रवाई कह रही है तो बीजेपी कह रही है कि ईडी के एक्शन की एकमात्र वजह शराब घोटाला है। ये साबित करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पात्रा ने कहा कि छापेमारी के बाद जो कागजात बरामद हुए हैं वो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को फंसाएंगे जो आम आदमी पार्टी की चेन में बहुत बड़ा है। इसमें किसी प्रकार का संदेह मत रखिए कि किसी को छोड़ा जाएगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं इस शराब घोटाले में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि शराब घोटाले का सरगना अभी बाहर है, उसका भी नंबर आएगा। कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने कहा कि शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की भी जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि न खाएंगे न खाने देंगे और जिसने खाया है उससे निकलवा भी लेंगे।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह की गिरफ्तारी की वजहों का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया। पात्रा ने कहा कि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कारोबारी दिनेश अरोड़ा अब सरकारी गवाह बन गया है। उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। संबित पात्रा ने यह भी दावा किया कि दिनेश अरोड़ा ने साल 2020 में संजय सिंह से मुलाकात की बात कबूल की है। संबित के मुताबिक दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक मोटी रकम जुटाने के लिए कहा था, जिसके बाद दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार चलाने वाले कारोबारियों से बातचीत की। संबित पात्रा के मुताबिक संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया। पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि दिनेश अरोड़ा ने लाखों का कलेक्शन करके संजय सिंह और सिसोदिया को दिया। बकौल पात्रा, दिनेश अरोड़ा का कोई मामला एक्साइज विभाग में फंसा था। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पैसा देने के बाद संजय सिंह के कहने पर मनीष सिसोदिया ने अरोड़ा की मदद की थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर विपक्षी इंडिया गठबंधन मोदी सरकार पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत दिल्ली में संजय सिंह के सरकारी आवास पहुंचे और संजय सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की। संजय राउत ने दावा किया कि देश में आपातकाल से भी ज्यादा भयंकर स्थिति है। 2024 तक इंडिया अलायंस के और नेता जेल में जाएंगे, लेकिन ये लड़ाई देश की है और हम मेंटली प्रिपेयर हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि संजय सिंह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ मुखर थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। His arrest by ED is actually to show their power. वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सरकार इंडिया अलायंस को कमजोर करने के लिए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बीच जिस तरह से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने जिन लोगों को चुना वो अन्याय पर उतर आए हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले में रिश्वत के लेन देन के आरोप पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सबूतों की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से कुछ कड़े सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि अगर मनी ट्रेल में सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया आरोपियों में शामिल क्यों है। कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा क्या सबूत हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाते हुए ईडी से पूछा कि क्या आपके पास ये दिखाने के लिए कोई डेटा है कि पॉलिसी कॉपी की गई और साझा की गई। यदि प्रिंट आउट लिया गया था तो डेटा उसे दिखाएगा, लेकिन इस संबंध में कोई डेटा नहीं है। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना कि मनी ट्रेल का पता लगाना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई के दौरान घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने वाली टिप्पणी का मुद्दा भी उठा। मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाए जाने के सवाल का जिक्र किया। सिंघवी ने मीडिया में चल रही खबरों का जिक्र किया और कहा कि अखबारों में हेडलाइन है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा है आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना का कहना था कि हमारा सवाल था कि ए और बी को फंसाया गया और सी को फायदा पहुंचा है, तो उस पर मुकदमा क्यों न चलाया जाए। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमारा कल का सवाल किसी को फंसाने का नहीं था। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि मैंने मीडिया से इस बारे में बात की और सिर्फ इतना कहा है कि जिसके खिलाफ सबूत होंगे उसे हम छोड़ेंगे नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से सवाल पूछा था कि आपके मुताबिक घोटाले से एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचा। कोर्ट ने पूछा था कि जिस राजनीतिक दल को फायदा पहुंचा उसे आरोपी या पक्षकार नहीं बनाया गया है। आप इसका जवाब कैसे देंगे। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्मा गई है। इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को 2 कैदी बताया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर उनके पिता दिनेश सिंह का बयान आया है। उन्होंने बिना नाम लिए केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी ने वही किया जो उनके आकाओं ने उनसे कहा था। घंटों तलाशी लेने के बावजूद ईडी को घर से कुछ नहीं मिला। जो उनके आका ने समझाया तो काम करके गए, कुछ मिला नहीं मेरे घर में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एमपी के राजगढ़ में जन आक्रोश यात्रा निकाली। वहीं जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इस दौरान उन्होंने संजय सिंह की गिरफ्तारी और एक्टर रणबीर कपूर को मिले समन का जिक्र किया।
ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के जोधपुर में करीब 5900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसके बाद वो खुली जीप में सवार होकर एक जनसभा को संबोधित करने भी पहुंचे। और इस जनसभा में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर राज्य के सीएम अशोक गहलोत पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को अपराध में नंबर 1 बना दिया है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। क्या कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती। पीएम मोदी ने सीएम गहलोत पर भी तंज कसा और इशारों इशारों में कहा कि राज्य के सीएम थक गए हैं, उनको आराम करना चाहिए। चित्तौड़गढ़ के बाद जोधपुर में लगातार तीसरी बड़ी सभा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर भी पहुंचे। यहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और फिर एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके लिए पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर सभा स्थल तक पहुंचे। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस ने देश में लूट मचा रखी थी। जो पैसा गरीब पर खर्च होना था, वो पैसा कांग्रेस के नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग मुझ पर इसलिए गुस्सा करते हैं कि मैंने उनका कमीशन बंद कर दिया। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, न ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार का लक्ष्य सिर्फ देश और प्रदेश का विकास करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले तोहफों का ई ऑक्शन शुरू हो गया है। इस ऑक्शन के जरिए कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री को मिले तोहफों को खरीद सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विदेश से मिले तोहफों को नीलाम करने के लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखा गया है। इन तोहफों का ई ऑक्शन 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री को मिले 912 तोहफे ऑनलाइन नीलामी के लिए रखे गए हैं। इन तोहफों में पेंटिंग, मूर्तियां, ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट्स, बैग और पारंपरिक अंगवस्त्र शामिल हैं। ई ऑक्शन के लिए रखे गए सभी तोहफों में बनारस के घाट की पेंटिंग सबसे महंगी है। जानकारी के मुताबिक बनारस घाट की पेंटिंग की शुरुआती कीमत 64,80,000 रुपए रखी गई है। इस पेंटिंग का वजन 29 किलो है और इसे जाने माने आर्टिस्ट परेश मैती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में दिया था। तोहफों की नीलामी का ये 5वां एडिशन है। जनवरी 2019 से प्रधानमंत्री मोदी को मिले तोहफों की नीलामी का कार्यक्रम शुरू किया गया था और बीते 4 साल में प्रधानमंत्री को मिले 7,000 से ज्यादा तोहफे की नीलामी की जा चुकी है। इस बार की नीलामी से जो रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल नमामि गंगे प्रोजेक्ट में किया जाएगा। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी छापेमारी की गई। ईडी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्य सरकार में मंत्री रथिन घोष के घर दबिश दी। जानकारी के मुताबिक रथिन घोष की उत्तर 24 परगना और कोलकाता सहित राज्य की 12 से ज्यादा संपत्तियों पर एक साथ रेड पड़ी, जिस दौरान ईडी ने कोलकाता के उत्तर 24 परगना स्थित उनके घर पर दबिश दी। टीएमसी से जुड़े कुछ लोग जमा हो गए और इसे केंद्र सरकार की बदले की राजनीति करार दिया। बदला चल रहा है, बदला। कल दिल्ली में, परसों दिल्ली में हम लोग किया, वो लोग आज, वो लोग तो सख्त नहीं है, तो ईडी सीबीआई को देके बदला चल रहा है।
दरअसल तृणमूल कांग्रेस सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के खिलाफ सरकारी नौकरियों के भर्ती घोटाले में शामिल होने और रिश्वत लेने के आरोप हैं और इसी सिलसिले में उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। वहीं ममता सरकार में मंत्री रथिन घोष के ठिकानों पर कथित भ्रष्टाचार को लेकर चल रही छापेमारी पर राजनीति भी शुरू हो गई। टीएमसी के साथ साथ इंडिया गठबंधन से जुड़े घटक दलों ने इस छापेमारी का विरोध किया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि विपक्षी गठबंधन झुकने वाला नहीं है। जितने भी आप घाव हम पर डालेंगे हम उतने मजबूत होंगे, हम झुकेंगे नहीं। वहीं कोलकाता बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि ईडी की कार्रवाई अदालत के निर्देश पर हो रही है। देखिए, अदालत का निर्देश पर अभी ईडी ने कुछ चेयरमैन और राज्य का मंत्री रथिन बाबू का घर पे रेड कर रहा है। ये पूरा अदालत का निर्देश में चल रहा है। जहां पर थोड़ा भी सबूत होगा वहीं पर जो ईडी का रेड तो जरूर होगा। वैसे रथिन घोष के अलावा उत्तर 24 परगना जिले की टीटागढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत चौधरी और कमरहाटी नगर पालिका चेयरमैन गोपाल साहा के घर पर भी ईडी ने छापा मारा। जबकि तमिलनाडु में डीएमके सांसद एस जगतरक्षण की 40 से ज्यादा संपत्तियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक इसमें डीएमके सांसद का घर और उनका ऑफिस भी शामिल है। जबकि आईटी की छापेमारी एस जगतरक्षकन के लग्जरी होटलों, अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों में भी हुई। एस जगतरक्षकन बिजनेसमैन भी हैं, इस वजह से उनका कारोबार काफी फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि छापेमारी टैक्स की चोरी मामले में हुई है। 3 साल पहले भी ईडी ने डीएम के सांसद एस जगतरक्षकन की 89 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया था। एस जगतरक्षकन तमिलनाडु के अराक्कोनम जिले से सांसद हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में डीएमके के जगतरक्षकन को यहाँ से 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। हाल ही में उन्हीं की पार्टी के मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने अरेस्ट किया था। अगर आप भी प्रोसेस्ड फूड के शौकीन हैं तो ये खबर ध्यान से देखिए। अमेरिकी संस्था सेपियंस लैब्स की एक रिसर्च में दावा किया गया है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने से मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस रिसर्च के मुताबिक ज्यादा पैकेज्ड फूड खाने से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। सेपियंस लैब ने दुनिया भर के लोगों के खान पान पर रिसर्च की, जिसमें 30,000 भारतीय भी शामिल थे। इस रिसर्च में पता चला कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों ने दिन में कई बार अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाया, उनके परेशान होने या उनके मानसिक स्वास्थ्य से जूझने की आशंका 3 गुना ज्यादा थी। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड और हीट एंड ईट प्रोडक्ट शामिल हैं। प्रोसेस्ड फूड से डायबिटीज, मोटापे और दिल की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। ये चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि भारत अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद इलाके से रोड रेज का एक मामला सामने आया है। घटना इंदिरापुरम इलाके की है, जहां किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हालात ये रहे कि गुस्से में एक शख्स ने दूसरे पर गाड़ी चढ़ा दी और फिर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के पुणे में एक बाइक शोरूम में आग लगने के बाद शोरूम में खड़ी 25 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम अब आग लगने की वजह की पड़ताल कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक की मौत से भड़के लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और फिर लोगों को वहां से खदेड़ा। आगजनी के मामले में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पंजाब के अमृतसर में रोक के बावजूद किसानों के पराली जलाने का सिलसिला जारी है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने करीब 70 किसानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पराली जलने की वजह से दिल्ली की आबोहवा फिर जहरीली हो सकती है। उत्तरी सिक्किम में लोनक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी में आई बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से पाक्योंग में 7, मंगन में 4 और गैंगटॉक में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई इलाके पूरी तरह तबाह हो गए। वहां हुई तबाही की जो तस्वीरें सामने आई वो डरा देने वाली थी। सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि नदी किनारे बसी कई बस्तियां बर्बाद हो गई। सैकड़ों लोग बेघर हो गए, सड़कें नदियों में समा गईं और नदियों पर बने पुल बह गए। जबकि 100 से ज्यादा लोग सैलाब में लापता हो गए, जिनमें सेना के 22 जवान भी शामिल हैं। तीस्ता नदी में आई बाढ़ और जगह जगह भूस्खलन की वजह से सैकड़ों लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद! इंडियन आर्मी जिंदाबाद! इंडियन आर्मी जिंदाबाद!
तीस्ता नदी में एक दिन पहले अचानक आई बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पर्यटकों के फंसने की खबरें आईं। पानी की तेज धार में चुंगथांग के पास की सड़क बह गई, जिसके बाद वहां कई पर्यटक फंस गए। इन पर्यटकों को बचाने के लिए बीआरओ प्रोजेक्ट स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी प्रभावित क्षेत्र पर एक अस्थायी पुल बनाने के लिए रात भर काम में जुटे रहे। हालांकि कई इलाकों से संपर्क टूटने की वजह से राहत बचाव में काम में जुटे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राहत बचाव टीम के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है लापता लोगों को बचाना। और इसके लिए युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम चल रहा है, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि कई इलाकों में बचाव कर्मियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। और जो सेना के 22 जवान लापता हुए थे, अभी भी उनकी तलाशी चल रही है और उनके लिए जो अभी भी मिसिंग है, सिविलियंस भी कई बड़ी संख्या में मिसिंग है, उनके लिए जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक और उत्तरी पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े शहर सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 10 का एक हिस्सा पानी में बह गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं सिक्किम में बादल फटने और फ्लैश फ्लड से हुई तबाही इतनी ज्यादा है कि राज्य सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है। हालात को देखते हुए कई इलाकों में 8 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है। वहीं बाढ़ की वजह से अभी तक 14 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 22 जवान भी शामिल हैं और उनकी तलाश तेजी से चल रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि बादल फटने से अचानक आई बाढ़ की वजह से 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में 8 अक्टूबर तक के लिए स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। बादल फटने के बाद सैलाब से हुई तबाही का असर सिर्फ सिक्किम ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी दिखा। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित कई बस्तियों का नामो निशान मिट गया और वहां से सामने आई तस्वीरें हैरान कर देने वाली थी। ऐसा लगा मानो यहाँ कभी घर थे ही नहीं। पूरा का पूरा इलाका समतल हो गया और वहाँ सिर्फ मलबा दिखाई दिया। ये जो घर आपको दिख रहे हैं सिर्फ रिमेन्स बचे हैं यहाँ पर। महज आपको बस थोड़ा ही यहाँ पर दिखेगा कि घर हुआ करता था। ये पूरा का पूरा गांव जो है पूरी तरीके से जो है यहाँ पर नष्ट हो चुका है, पूरी तरीके से यहाँ पर जो है डैमेज हुआ है और अगर कुछ छोड़ गया है तो सिर्फ बेबसी का जो है मंजर यहाँ पर। बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग बेघर हो गए। लोगों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। एक भी सामान नहीं निकल पाया। अब देखा होगा ऐसा हुआ। बाढ़ प्रभावित सैकड़ों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है। जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक बड़े टेरर प्लान का भंडाफोड़ किया। दरअसल आईएसआई ने भारत में आतंकी हमलों के लिए माले गनीमत नाम से एक साजिश रची थी, जिसके तहत पाकिस्तान के पालतू आतंकी भारत में दहशत फैलाने के लिए पैसे जमा करने की तैयारी कर रहे थे। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने आतंकियों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में लूटपाट और चोरी करके पैसा जुटाने का प्लान बनाया था। लूटपाट के जरिए जमा किए गए पैसों से आतंकी वारदातों को अंजाम देने की तैयारी थी। जांच एजेंसियों ने कुल 127 ऐसी जगहों को चिन्हित किया है जहां पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाना था। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए आतंकी मोहम्मद रिजवान से जब यूपी एटीएस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इस प्लान से पर्दा हटाया, जिसके बाद पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की तफ्तीश में जुट गयीं। आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़े मोहम्मद रिजवान से यूपी एटीएस कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। एटीएस आईएस से जुड़े दूसरे आतंकवादियों के रिजवान और उत्तर प्रदेश कनेक्शन को लेकर भी पड़ताल कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक आतंकी रिजवान का प्रयागराज कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीटेक पास करने के बाद आतंकी रिजवान मौलाना बनकर प्रयागराज पहुंचा। प्रयागराज में आतंकी रिजवान ने बतौर धर्मगुरु अपनी पहचान बनाई। बताया जा रहा है कि आतंकी रिजवान ने मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद के गढ़ चकिया को अपना ठिकाना बनाया था, जहां वो चुपचाप तरीके से मोस्ट वांटेड आतंकी शाहनवाज के साथ मिलकर आईईडी बनाने में लगा था। आतंकी रिजवान से जुड़े प्रयागराज के करीब आधा दर्जन नौजवान भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। वहीं आतंकी रिजवान का नैनी कनेक्शन भी सामने आया है। दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस से मदद लेकर नैनी से भी जानकारियां जुटा रही है, जबकि प्रयागराज के करेली निवासी आतंकी जीशान से भी उसके संपर्क को खंगाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला मोहम्मद रिजवान अशरफ का ताल्लुक सिर्फ यूपी के प्रयागराज से ही नहीं था, बल्कि आतंकी हमलों की साजिश रच रहे मोहम्मद रिजवान अशरफ का आजमगढ़ से भी पुराना रिश्ता रहा है। आतंकी रिजवान ने 8 साल तक आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज के मदरसा फलहा से तालीम हासिल की। वो साल 2001 में आजमगढ़ आया और 2008 तक मदरसे के हॉस्टल में रहा।
8 सालों के दौरान आतंकी रिजवान की आजमगढ़ में कई लोगों से दोस्ती हुई, जिनसे वो अब भी संपर्क में है। ऐसे में उन तमाम संदिग्धों को डिटेन किया जा रहा है ताकि उससे जुड़े और राज से पर्दा हटाया जा सके। ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि रिजवान बीते दिनों उत्तर प्रदेश के किन प्रमुख शहरों में गया था। शक है कि उसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की रेकी का जिम्मा भी सौंपा गया था। वहीं अब तक मिली जानकारी के मुताबिक रिजवान पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सीधे संपर्क में था। वो लखनऊ में रहकर अन्य युवकों को भी ISIS से जोड़ने का काम कर रहा था। भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में पहली बार इसरो के मिशन गगनयान के प्रस्तावित अंतरिक्ष यात्रियों की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक इसरो 2024 में मिशन गगनयान लॉन्च करने वाला है। मिशन गगनयान के जरिए इसरो पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला है। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 3 जवानों को चुना गया है, जिनकी पहली झलक वायुसेना ने अपने वीडियो में दिखाई है। इस वीडियो में एयरफोर्स के तीनों जवान कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इन तीनों जवानों की पहचान या चेहरा वीडियो में नहीं दिखाया गया है। एयरफोर्स के वीडियो में बताया गया है कि इसरो के गगनयान से अंतरिक्ष में जाने वाले तीनों जवान अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अभी इसरो ने ये जानकारी नहीं दी है कि गगनयान के जरिए कितने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद इसरो का पूरा जोर मिशन गगनयान को कामयाब बनाने पर है। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजने वाला दुनिया का 4था देश बन जाएगा। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन अंतरिक्ष में मानव मिशन भेज चुके हैं। लिफ्ट के अटकने और बच्चों के लिफ्ट में फंसने का ना तो ये पहला मामला है और ना ही आखिरी, क्योंकि तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से लिफ्ट कभी भी खराब हो सकती है। ऐसे में ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चों को ये बात अच्छी तरह समझाएं कि लिफ्ट में फंसने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले तो बच्चों को इस बात की ट्रेनिंग देनी जरूरी है कि अगर वो लिफ्ट में फंस जाएं तो घबराएं नहीं, पैनिक में ना आए। बच्चों को ये भी बताना होगा कि किसी वजह से लिफ्ट अगर बीच में अटक जाए तो हड़बड़ी में एक ही बटन बार बार ना दबाएं, यानी बटन दबाकर कोई कमांड ना दें। बच्चों को लिफ्ट में लगे अलार्म बटन के बारे में समझाना चाहिए और ये बताएं कि किन हालात में और कैसे उस अलार्म बटन का इस्तेमाल करना होता है। बच्चों को लिफ्ट में लगे फोन को ऑपरेट करना भी सिखाएं ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसके जरिए मदद मांग सकें। कम उम्र के बच्चों को कभी भी लिफ्ट में अकेले ना भेजें, क्योंकि लिफ्ट के फंसने या दूसरी इमरजेंसी में वो सही फैसले नहीं कर सकते। बीजेपी ने राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी कर उन्हें नए जमाने का रावण बताया है। पार्टी ने लिखा कि नए युग का रावण धर्म और राम विरोधी है और इसका मकसद भारत को बर्बाद करना है। वहीं पोस्टर में अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का नाम बतौर डायरेक्टर दर्शाया गया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। हालात बेकाबू होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी को घेरा। शायराना अंदाज में तंज कसते हुए उन्होंने कहा, जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे और जो यूपी में आए थे वो यूपी से चले जाएंगे। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे, यूपी से ही बाहर चले जाएंगे। राजस्थान के अलवर में कल से बाबा बागेश्वर का दरबार सजने जा रहा है। बाबा बागेश्वर के हनुमंत कथा के आयोजन से पहले आज 11,000 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। इस यात्रा में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों से आई महिलाएं शामिल रहीं। पाकिस्तान के पंजाब में बहुत बड़े किडनी रैकेट का खुलासा हुआ है। पिछले कई सालों से लाहौर से लेकर POK तक किडनी की तस्करी का काला खेल चल रहा था और इस गिरोह में डॉक्टर से लेकर मोटर मैकेनिक तक शामिल हैं। लाहौर पुलिस ने गिरोह के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक डॉक्टर फवाद मुमताज है, जो किडनी निकालने और लगाने के लिए ऑपरेशन किया करता था। अब तक उसने 328 किडनी निकालने की बात कबूल। एशियन गेम्स के 12वें दिन आज भारत ने गोल्डन हैट्रिक लगाई है और इसका आगाज भारतीय महिला तीरंदाजों ने किया। आर्चरी के कंपाउंड इवेंट में विमेंस टीम ने आज का पहला गोल्ड मेडल जीतकर स्वर्णिम शुरुआत की और इसके बाद भारत के खाते में गोल्ड की बारिश हो गई। एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने ऐसी प्रत्यंचा खींची कि एक के बाद एक गोल्ड तरकश में आ गिरे। तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति और परनीत कौर की तिकड़ी ने कंपाउंड इवेंट में आज का पहला गोल्ड जीता। इंडिविजुअल में भी मैं गोल्ड फाइनल में पहुंच चुकी हूं, जो 7 अक्टूबर को है एंड पूरी कोशिश करूंगी कि उसमें भी गोल्ड जीत के आऊं। इसके बाद मेंस कंपाउंड इवेंट में अभिषेक वर्मा, ओजस और प्रथमेश ने भी गोल्ड पर तीर मारा।
भारत के खाते में गोल्ड आने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। स्क्वैश के मिक्स डबल्स इवेंट में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह की जोड़ी ने गोल्ड पर कब्जा किया।